एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सीबीएसई क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स को समझकर पढ़ते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड क्लास 11 अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईआई पर है और हम लगभग 30 से 40 मिनट साथ रहेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन आप इसे आराम से पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। जयपुर की रिया को फाइनल अकाउंट्स में हर एडजस्टमेंट अलग रूल लगता था। आज हम उसी कंफ्यूजन को एक क्लियर सिस्टम में बदलेंगे। हम अक्रूवल बेसिस, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजंस, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एग्जाम क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स कवर करेंगे। बिल्कुल। आज हमारा एम सिर्फ एंट्रीज याद करना नहीं है। हर एडजस्टमेंट के लिए हम 3 सवाल पूछेंगे। ये करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं, इसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट है, और बैलेंस शीट में ये एसेट बनेगा या लायबिलिटी। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर कोई अमाउंट कैश में मिल गया है, क्या वह पूरी तरह करंट ईयर की इनकम भी होगी? यही चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है। फाइनल अकाउंट्स का उद्देश्य सिर्फ टोटल मिलाना नहीं, बल्कि बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना है। इसलिए हम चैप्टर को एक फ्लो में पढ़ेंगे। पहले अक्रूवल लॉजिक, फिर एडजस्टमेंट की टू प्लेस ट्रीटमेंट और उसके बाद इंडिविजुअल आइटम्स। हर सेक्शन में छोटा रिकॉल चेक भी होगा। और अगर किसी पॉइंट पर तुम्हारा आंसर तुरंत नहीं आ रहा, टेंशन मत लो। पहले डायरेक्शन पहचानो। क्या अमाउंट अर्न्ड या इनकर्ड है? क्या वह फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है? यही 2 क्वेश्चंस बहुत सारी एंट्रीज को नेचुरली याद करा देंगे। चलो, अब चैप्टर के फाउंडेशन पर आते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू को रिसीव्ड बेसिस पर नहीं, अर्न्ड बेसिस पर कंसिडर किया जाता है। इसी तरह एक्सपेंस को पेड बेसिस पर नहीं, इनकर्ड बेसिस पर कंसिडर किया जाता है। यानी कैश कब आया या गया, यह अकेला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड से एक्चुअल रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस साल की सैलरी अगले साल पे हुई, एक्सपेंस किस साल का माना जाएगा? करंट ईयर का, क्योंकि सर्विस करंट ईयर में मिली और एक्सपेंस करंट ईयर में इनकर्ड हुआ। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बेसिक लॉजिक है। सही आंसर करंट ईयर है। सोर्स में मार्च की सैलरी 7 अप्रैल को पेड होने का एग्जाम्पल है। अगर मार्च सैलरी बुक्स में नहीं आई, तो करंट ईयर का एक्सपेंस कम दिखेगा और प्रॉफिट गलत तरीके से ज्यादा दिखेगा। एडजस्टमेंट उस मिसिंग एक्सपेंस को उसी ईयर में ब्रिंग करता है। नीड फॉर एडजस्टमेंट्स इसलिए आती है क्योंकि रिसीट्स और एक्सपेंसेस कभी प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से पार्टली रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ करंट ईयर इनकम्स और एक्सपेंसेस अभी रिकॉर्ड भी नहीं हुए होते। अगर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, फाइनल अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे। ये लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक और मास्टर रूल, एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स में जनरली 2 प्लेसेस पर रिफ्लेक्ट होते हैं। ये डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए होता है। इसलिए किसी एडजस्टमेंट को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाकर रुकना नहीं है। दूसरी जगह अक्सर बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी, प्रोविजन या एसेट रिडक्शन के रूप में आती है। क्विक चेक, प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर का एक्सपेंस बढ़ाएगा या घटाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट होगा या लायबिलिटी? एक सेकेंड सोचो, क्योंकि बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर के टोटल एक्सपेंस से डिडक्ट होगा, इसलिए प्रॉफिट बढ़ेगा। बैलेंस शीट में ये एसेट होगा, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट मिलना बाकी है। यही टाइमिंग एडजस्टमेंट का पूरा लॉजिक है। करंट ईयर में जो बिलोंग नहीं करता, उसे करंट प्रॉफिट से हटाओ और अप्रोप्रिएट प्लेस पर दिखाओ। अब क्लोजिंग स्टॉक, इसका सिंपल मीनिंग है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर स्टोर्स में पड़े अनसोल्ड गुड्स की कॉस्ट। ध्यान रहे, ये सेल्स नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग रिजल्ट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये गुड्स अभी सेल नहीं हुए और अगले पीरियड के लिए अवेलेबल हैं। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया हो, तो इसका ट्रीटमेंट 2 प्लेसेस पर होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे क्रेडिट साइड पर दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। जर्नल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर क्यों आता है? क्योंकि ये गुड्स की कॉस्ट है जो करंट पीरियड में बेचने के लिए कंज्यूम नहीं हुई, इसलिए ट्रेडिंग रिजल्ट में अवेलेबल बेनिफिट दिखता है। साथ ही एसेट साइड पर दिखाकर बिजनेस के पास मौजूद अनसोल्ड गुड्स भी रिपोर्ट होते हैं।
नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता है। एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी सोर्स में है। क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है, तब एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट तो परचेजेस अकाउंट होती है। उस ऑल्टरनेट मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेपरेटली नहीं दिखेगा क्योंकि परचेजेस में एडजस्टमेंट हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक भी परचेजेस के थ्रू एडजस्ट हो सकता है। यह देखकर कंफ्यूज मत होना कि स्टॉक एक जगह क्यों नहीं दिख रहा। पहले चेक करो कि परचेजेस एडजस्टमेंट मेथड यूज हुआ है या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक पर एक्टिव रिकॉल। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो दो इफेक्ट्स लिखो। पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट। अगर ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ट्रीटमेंट को केयरफुली आइडेंटिफाई करना होगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन अकाउंटिंग ईयर के एंड तक पेड नहीं हुए। एग्जाम्पल्स हैं वेजेस, सैलरीज और लोन इंटरेस्ट। एंट्री का पैटर्न है कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कंसर्न एक्सपेंस में ऐड होगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर होगा क्योंकि बिजनेस को वह अमाउंट अभी पे करना है, यानी एक्सपेंस बढ़ता है और लायबिलिटी भी क्रिएट होती है। सोर्स का वेजेस एग्जाम्पल लो। ट्रायल बैलेंस में वेजेस 8000 थे और 500 वेजेस आउटस्टैंडिंग थे। करेक्ट वेजेस 8500 होंगे। प्रॉफिट घटेगा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा। बैलेंस शीट में 500 करंट लाइबिलिटी के रूप में आएगा। ये एक क्लासिक टू प्लेस एडजस्टमेंट है। कॉमन मिस्टेक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस से सब्ट्रैक्ट मत करना। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसलिए ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन प्रीपेड एक्सपेंस में होता है। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एडेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस एंड शोन एज अ लायबिलिटी। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस। पेमेंट पहले हो गया लेकिन उसका पूरा बेनिफिट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ। फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड पोर्शन प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस कहलाता है। एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रीपेड पोर्शन कंसर्न्ड एक्सपेंस से डिडक्ट होगा। बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड पर आएगा। सोर्स में सैलरी का एग्जांपल है। 25,000 में से 5,000 एडवांस था तो करंट सैलरी एक्सपेंस 20,000 होगा और 5,000 प्रीपेड सैलरी एसेट बनेगा। इंश्योरेंस एग्जाम्पल भी यूजफुल है। 1200 प्रीमियम 12 मंथ्स कवर करता है लेकिन अकाउंटिंग ईयर में सिर्फ 900 रेटेड है और 300 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसलिए करंट ईयर एक्सपेंस 900 और प्रीपेड एसेट 300। एक सेकेंड पॉज करके खुद पूछो प्रॉफिट किस डायरेक्शन में जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंस 1,200 से घटकर 900 हो गया। याद रखो, प्रीपेड एक्सपेंस कोई इनकम नहीं है, यह सिर्फ करंट एक्सपेंस की करेक्शन है और फ्यूचर बेनिफिट का एसेट है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को पेयर की तरह रिवाइज करो। आउटस्टैंडिंग एड एंड लायबिलिटी, प्रीपेड डिडक्ट एंड एसेट। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। टाइमिंग। करंट ईयर से रिलेटेड अमाउंट करंट ईयर में आएगा, चाहे कैश बाद में आए या पहले चला गया हो। अगर चाहो तो एडजी के साथ इसी टॉपिक पर एग्जैक्ट एआई ट्यूटर डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप एंट्री प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन पहले अपनी रीजनिंग खुद बोलकर देखो। अब इनकम साइड के दो ऑपोजिट केसेस समझते हैं। अक्रूड इनकम अर्न है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव्ड है लेकिन अभी अर्न नहीं हुई। दोनों में कैश और अर्निंग का टाइमिंग अलग है, इसलिए एडजस्टमेंट जरूरी है। अक्रूड इनकम के एग्जाम्पल्स इंटरेस्ट, कमीशन और रेंट हैं। करंट ईयर में इनकम अर्न हो चुकी है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसर्न इनकम में ऐड होगी। बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम एसेट साइड पर आएगी क्योंकि अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होगा। एंट्री है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड इनकम अकाउंट। सोर्स में कमीशन रिसीव्ड 5,000 था और 1,500 अभी रिसीवेबल था, इसलिए टोटल करंट ईयर कमीशन इनकम 6,500 होगी और 1,500 अक्रूड कमीशन एसेट साइड पर दिखेगा। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
मान लो नेक्स्ट 3 मंथ्स का रेंट मार्च में पहले ही मिल गया, कैश रिसीव हुआ लेकिन वह नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए करंट ईयर की इनकम से उस पोर्शन को डिडक्ट करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाएंगे। एंट्री होगी कंसर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सोर्स के एग्जांपल में 3 मंथ्स का एडवांस रेंट 3000 था। रेंट इनकम से 3000 डिडक्ट होगा और 3000 लायबिलिटी बनेगी क्योंकि बिजनेस ने अमाउंट रिसीव किया है लेकिन सर्विस या अर्निंग अभी बाकी है। क्विक टेस्ट, अक्रूड इनकम एसेट है या लायबिलिटी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एसेट है या लायबिलिटी? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पहले सोचो फिर बोलो। अक्रूड इनकम एसेट है क्योंकि अर्न हो चुकी है और रिसीव होना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है क्योंकि कैश आ गया लेकिन अर्निंग बाकी है। एग्जाम में अर्नड वर्सेस रिसीव डिस्टिंक्शन साफ लिखना बहुत यूजफुल रहेगा। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम उल्टा कर देते हैं। एक मेमोरी क्वेश्चन रखो, क्या बिजनेस को फ्यूचर में कैश मिलेगा या फ्यूचर में अर्निंग करनी है? फ्यूचर कैश मिलेगा तो अक्रूड इनकम एसेट, फ्यूचर अर्निंग करनी है तो एडवांस इनकम लायबिलिटी। अब डेप्रिसिएशन, यह फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में वेयर एंड टेयर या पैसेज ऑफ टाइम के कारण डिक्लाइन है। बिजनेस एसेट का उपयोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, इसलिए एसेट कॉस्ट का एक पोर्शन एक्सपेंस के रूप में करंट पीरियड में राइट ऑफ किया जाता है। एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पर एक्सपेंस होगा। बैलेंस शीट में एसेट कॉस्ट से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके रिड्यूस्ड वैल्यू दिखाई जाएगी, यानी प्रॉफिट भी घटता है और एसेट वैल्यू भी घटती है। सोर्स एग्जांपल में फर्नीचर 15,000 और डिप्रिसिएशन 10% था। डिप्रिसिएशन 1,500 हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,500 एक्सपेंस और बैलेंस शीट में फर्नीचर 15,000 लेस 1,500 यानी 13,500। फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट और इफेक्ट है। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी समझ लेते हैं या सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है और एसेट रिडक्शन भी, इसलिए 2 इफेक्ट्स याद रखो। ये पॉइंट मिस मत करना क्योंकि एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में ये बहुत कॉमनली टेस्टेड होता है। अब तक हमने क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस, इनकम्स और डेप्रिसिएशन कवर कर लिया है। पैटर्न देखो, हर एडजस्टमेंट करंट प्रॉफिट को करेक्ट करता है और बैलेंस शीट में रिलेटेड पोजीशन को रियलिस्टिक बनाता है। यही चैप्टर का ट्रांसपेरेंसी गोल है, जिससे स्टेक होल्डर्स बिजनेस की एक्चुअल स्थिति समझ सके। अब डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। बैड डेट्स वह अमाउंट है जो फर्म डेटर से रियलाइज नहीं कर पाती, इसे लॉस माना जाता है। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया है तो वह बुक्स में रिकॉर्डेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट्स दिया हो तो उसका अलग एडजस्टमेंट करना होगा। फर्दर बैड डेट्स की एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स एक्सपेंस बढ़ेगा और बैलेंस शीट में डेटर से फर्दर बैड डेट्स डिडक्ट होंगे। सोर्स एग्जांपल में डेटर्स 15,500 और फर्दर बैड डेट्स 2,500 थे, इसलिए डेटर्स 13,000 रह गए। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सेम नहीं है। बैड डेट नोन लॉस है क्योंकि स्पेसिफिक अमाउंट रियलाइज नहीं होगा। प्रोविजन एस्टिमेट फ्यूचर लॉस है, अभी एग्जैक्ट लॉस पता नहीं, इसलिए रीजनेबल एस्टिमेट बनाते हैं। ये डिस्टिंक्शन आंसर में जरूर लिखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रॉफिट घटता है, बैलेंस शीट में प्रोविजन डेटर से डिडक्शन के रूप में दिखता है ताकि डेटर्स का एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू रिपोर्ट हो। कैलकुलेशन में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फर्दर बैड डेट्स डिडक्ट करो, फिर रिमेनिंग डेटर्स पर रिक्वायर्ड प्रोविजन परसेंटेज लगाओ। सोर्स एग्जाम्पल में 13,000 पर 5% प्रोविजन यानी 650, इसलिए प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए एडजस्टेड डेटर्स बेस पर कैलकुलेट होता है। अगर ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसे इग्नोर मत करना। करंट ईयर में बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स को ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है
फिर रिक्वायर्ड न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करके डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज या एडजस्ट होगा। मिनी रिकॉल, डेटर्स 32,000, फर्दर बैड डेट्स 1,000, न्यू प्रोविजन 5%। प्रोविजन किस अमाउंट पर लगेगा? पहले 32,000 में से 1,000 घटाओ, फिर 31,000 का 5% निकालो। आंसर 1,550 आएगा। सही। अगर ओल्ड प्रोविजन 3,500 हो और टोटल रिलेवेंट चार्ज 4,550 हो तो डिफरेंस 1,050 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। यह अप्रोच दिखाती है कि ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन को कंपेयर करना जरूरी है। बस न्यू प्रोविजन को ब्लाइंडली फुल एक्सपेंस मत मान लेना। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बिजनेस प्रॉम्प्ट पेमेंट एनकरेज करने के लिए डेटर्स को डिस्काउंट दे सकता है। एक्सपेक्टेड डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया जाता है, लेकिन पूरे डेटर्स पर नहीं। यह सिर्फ गुड डेटर्स पर कैलकुलेट होता है। गुड डेटर्स निकालने के लिए डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिडक्ट करो। सोर्स एग्जांपल में 13,000 में से 650 डिडक्ट करके 12,350 गुड डेटर्स आए। इस अमाउंट पर डिस्काउंट प्रोविजन कैलकुलेट किया गया और 227 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हुआ। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी डेटर्स से डिडक्ट होगा, इसलिए फाइनल रियलाइजेबल वैल्यू और कम हो जाएगी। सीक्वेंस लिख लो। डेटर्स लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस डाउटफुल डेट्स प्रोविजन, फिर लेस डिस्काउंट प्रोविजन। ये सीक्वेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मार्क्स बचाता है। एक कॉमन एरर यह है कि स्टूडेंट्स डिस्काउंट प्रोविजन को टोटल डेटर्स पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। डिस्काउंट सिर्फ गुड डेटर्स पर है, क्योंकि डाउटफुल या बैड अमाउंट से प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन नहीं बनती। इस डिफरेंस को आंसर में क्लियरली मेंशन करो। अब मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को नेट प्रॉफिट के आधार पर कमीशन मिल सकती है। परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन पर अप्लाई हो सकती है या प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पर। क्वेश्चन में बेसिस दिया हो तो उसी को फॉलो करो। इंफॉर्मेशन एब्सेंट हो तो सोर्स के अनुसार बिफोर कमीशन अजम्पशन लिया जाता है। बिफोर कमीशन का सिंपल केस प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 और रेट 10% हो तो कमीशन 11 होगी। आफ्टर कमीशन का फॉर्मूला अलग है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट। फॉर्मूला को केयरफुली लिखना। डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट आएगा। एक सेकेंड सोचो, आफ्टर कमीशन में डिनोमिनेटर 100 प्लस रेट क्यों आता है? क्योंकि गिवन प्रॉफिट कमीशन चार्ज होने से पहले का प्रॉफिट है और कमीशन उसी फाइनल प्रॉफिट रिलेशनशिप से डिराइव करनी है। अगर फॉर्मूला कंफ्यूज करे, पहले क्वेश्चन में बिफोर या आफ्टर शब्द अंडरलाइन करो। मैनेजर्स कमीशन की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आएगा और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कमीशन लायबिलिटी साइड पर दिखेगी अगर अमाउंट पेबल है। कमीशन प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर्ड प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोप्राइटर अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ कर सकता है। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड किया जाता है। ध्यान दो, प्रॉफिट पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिड्यूस होता है और फिर इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होता है। सोर्स एग्जांपल में कैपिटल 12,000 पर 5% इंटरेस्ट 600 था, इसलिए प्रॉफिट रिड्यूस हुआ और कैपिटल में 600 ऐड हुआ। अगर एडिशनल कैपिटल ईयर के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ हो तो सोर्स कहता है कि उस अमाउंट पर इंटरेस्ट इंट्रोडक्शन डेट से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए न्यूमेरिकल में डेट को इग्नोर मत करना। ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को ऑटोमेटिकली पूरे ईयर के लिए मत ट्रीट करना। मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिफरेंस याद रखो। मैनेजर्स कमीशन मैनेजर को पेएबल एक्सपेंस है और लाइबिलिटी बन सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर की कैपिटल से रिलेटेड एक्सपेंस है और कैपिटल में ऐड होती है।
दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर दिख सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट ट्रीटमेंट अलग है। अब एक रैपिड प्रैक्टिस राउंड। रेंट अनपेड फॉर 1 मंथ हो, एंट्री का डायरेक्शन क्या होगा? कंसर्न्ड रेंट अकाउंट डेबिट होगा या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट? 1 सेकेंड पॉज करके सोचो, क्योंकि अनपेड एक्सपेंस करंट ईयर का एक्सपेंस है। करेक्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड पर आएगा। इसी तरह रेंट रिसीव्ड इन एडवांस में रेंट अकाउंट डेबिट और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट होगा। रिसीव्ड एडवांस इनकम को करंट इनकम से डिडक्ट करना है। चैप्टर के टेस्ट क्वेश्चंस में इंश्योरेंस पेड 1000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 300 दिया गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट 700 आएगा। यही आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। नंबर से डरने के बजाय वर्डिंग आइडेंटिफाई करो। पेड इन एडवांस, अनपेड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड या रिसीव्ड बिफोर अर्निंग। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रैक्टिकल ऑर्डर बनाओ। पहले ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलग पढ़ो, फिर हर एडजस्टमेंट के सामने 2 कॉलम्स बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट और बैलेंस शीट इफेक्ट। उसके बाद जर्नल एंट्री सोचो। ये मेथड कैलकुलेशन एरर्स और वन प्लेस ट्रीटमेंट दोनों को कम करता है। अगर प्रोविजन का क्वेश्चन हो तो डेटर्स का सीक्वेंस लिखकर सॉल्व करो। अगर डेप्रिसिएशन हो, एसेट की ओरिजिनल वैल्यू पर रेट अप्लाई करो, फिर बैलेंस शीट में लेस दिखाओ। अगर मैनेजर कमीशन हो, बिफोर या आफ्टर बेसिस कंफर्म करो और क्लोजिंग स्टॉक के लिए चेक करो कि वह ट्रायल बैलेंस में है या आउटसाइड इंफॉर्मेशन में। शॉर्ट आंसर में डेफिनेशन प्लस ट्रीटमेंट लिखना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है। उदाहरण के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की डेफिनेशन, फिर कंसर्न्ड एक्सपेंस में एडिशन और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। लॉन्ग न्यूमेरिकल में वर्किंग नोट साफ रखो। फाइनल अकाउंट्स में टोटल्स मैच करना यूजफुल चेक है, लेकिन मैचिंग को रीजनिंग का रिप्लेसमेंट मत बनाना। वी आर एंटरिंग द फाइनल रिकैप नाउ। एक्रूअल बेसिस का मतलब अर्न रेवेन्यू और इनकर्ड एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है। कैश रिसीट या पेमेंट को अकेला आधार नहीं बनाना। एडजस्टमेंट्स इसलिए होते हैं ताकि फाइनल अकाउंट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएं। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड और एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड और लायबिलिटी साइड, प्रीपेड एक्सपेंस कंसर्न्ड एक्सपेंस से डिडक्ट और एसेट साइड, एक्रूड इनकम इनकम में ऐड और एसेट साइड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम से डिडक्ट और लायबिलिटी साइड। यह 4 लाइन फ्रेमवर्क जरूर रिवाइज करो। डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस और एसेट से डिडक्शन। फर्दर बैड डेट्स प्रॉफिट में लॉस और डेटर से डिडक्शन। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन एस्टिमेटेड लॉस है और डेटर्स से डिडक्शन। डिस्काउंट प्रोविजन सिर्फ गुड डेटर्स पर। मैनेजर्स कमीशन के लिए बिफोर या आफ्टर बेसिस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में एक्सपेंस तथा कैपिटल में एडिशन। फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 4 पेयर्स बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। फिर बताओ इनमें कौन लायबिलिटी है और कौन एसेट। उसके बाद किसी एक एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री और 2 प्लेस ट्रीटमेंट लिखो। अगर एक्सप्लेनेशन खुद दे पाए तो कॉन्सेप्ट सिर्फ याद नहीं, समझ भी आ गया। आज का सबसे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, एडजस्टमेंट को सिर्फ एक जगह मत दिखाना और आउटस्टैंडिंग को प्रीपेड से उल्टा मत करना। आपका नेक्स्ट स्टेप है एक ट्रायल बैलेंस लेकर हर एडजस्टमेंट के सामने प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट और बैलेंस शीट इफेक्ट लिखना। चाहो तो एडजी पर इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल चैलेंज करके अपनी मिस्टेक्स चेक करो। गौरव और मेरी तरफ से वार्म विशेस। कामली रिवाइज करो, रीजनिंग पर भरोसा रखो और अगली स्टडी सेशन में फिर मिलते हैं।